जय हिंद साथियों। 30 दिसंबर 2023 का डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस का पहला एमसीक्यू आपके सामने है। विच स्टेट रिसेंटली टुक द इनिशिएटिव टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो किस स्टेट ने इनिशिएटिव लिया है ताकि जो पब्लिक सेक्टर्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है, तो आपको ये बताना है किस स्टेट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है केरला, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका और लास्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र। ठीक है, इन चारों में से किस स्टेट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरला। ठीक है, केरला में जो पिनराई विजयन साहब है, चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, उन्होंने केरला पब्लिक एंटरप्राइजेज बोर्ड इनॉग्रेट किया है। उसमें क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंसी एनहेंस करेगा, एफिशिएंसी एनहेंस करेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। तो ध्यान देना है कि केरला ने ये इनिशिएटिव लिया है, केरल स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया है। यहाँ के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान साहब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने आपके। According to 11th edition of Indian Skills Report, which state has emerged as most preferred for both male and फीमेल एम्प्लॉयबल टैलेंट? ठीक है, तो मेल और फीमेल एम्प्लॉयबल टैलेंट के लिए कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार, आपको ये बताना है। ठीक है, कहाँ पे, किस स्टेट में मेल और फीमेल एम्प्लॉयबल टैलेंट जो है प्रेफर किया जाता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तेलंगाना, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है केरला और लास्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको बताना है इंडियन स्किल रिपोर्ट्स के अनुसार, जो कि 11वां एडिशन था अभी इसका, तो आपको बताना है विच स्टेट इमर्ज्ड एज मोस्ट प्रेफर्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयबल टैलेंट। तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल टैलेंट दिया जाता है, आपको ये बताना था। और सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, केरला। ठीक है, तो बैक टू बैक हम लोग ने दो चीज़ें केरला की देखी हैं। ठीक है, तो इंडियन स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है, जो कि रिलीज हुई थी 20 दिसंबर को, केरला हैव इमर्ज्ड एज मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयबल टैलेंट। ठीक है, तो केरला जो है मोस्ट प्रेफर्ड यूनिट है फॉर वर्किंग ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयबल टैलेंट। ठीक है, और ये रिपोर्ट थी, ये प्रिपेयर की गई थी व्हील बॉक्स द्वारा। ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ है, एम्प्लॉयबिलिटी इंडिया की इंक्रीज हुई है टू 51%। ठीक है, ये व्हील बॉक्स रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, और क्या हुआ है, स्टेट्स विद हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाईली एम्प्लॉयबल यूथ इन आर हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला एंड तेलंगाना। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट फॉर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयबल टैलेंट है वो है केरला। ठीक है, केरला जो है सबसे प्रेफर्ड स्टेट है वर्क करने के लिए मेल और फीमेल एम्प्लॉयबल टैलेंट दोनों ही द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा केरल में, ठीक है, केरल गॉड की ओन कंट्री है, इसको बोला जाता है ना, गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, तो गॉड्स ओन कंट्री में ये जो है प्रेफर्ड स्टेट है फीमेल और मेल एम्प्लॉयबल टैलेंट के लिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ हम लोग थोड़ा सा केरल के बारे में जानेंगे, उसका बैकग्राउंड जानेंगे, उनकी बायोडाइवर्सिटी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स अगर केरला से आपको पता होगा तो आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जनरली ऐसा मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी लोकसभा सीट सबसे पूछ ली जाती है, कोई कौन सी स्टेट में कितनी लोकसभा सीट्स हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग को पहले से ही तैयार रहना है और इसलिए हम लोग को ये यहाँ पे बैकग्राउंड नॉलेज भी ले लेनी है केरला की। ठीक है, तो केरला जो फॉर्मेशन हुआ था केरला का, वो हुआ था 1956 में। ठीक है, केरला में डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान साहब और चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन साहब। ठीक है, यहाँ पे जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब यहाँ पे जो स्टेट लेवल की जो पॉलिटी है वहाँ पे वो यूनिकैमरल है, मतलब एक ही हाउस है। ठीक है, मतलब लोग स्टेट ही विधानसभा ही है। ठीक है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है केरला की, उसमें 140 सीट्स हैं। ठीक है, 140 सीट्स हैं। राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं केरल से, तो 9 सीट्स हैं राज्यसभा की, और लोकसभा से 20 सीट्स हैं। ठीक है, लोकसभा से 20 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने ये पॉलिटी का पार्ट देख लिया, ये हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल देख लिया कि कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ था, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये थोड़ा सा मैप है, आप देख लीजिएगा। तो केरला जो है किससे किससे शेयर करता है अपने राज्य, अपनी बाउंड्रीज, तो कर्नाटका से शेयर करता है। देखिए ये पूरा कर्नाटका है इस साइड से। ठीक है, ये कर्नाटका है, यहाँ तक ये कर्नाटका है पूरा, और फिर यहाँ से ये तमिलनाडु है। ठीक है, ये पूरा तमिलनाडु है। ठीक है, पूरा तमिलनाडु है, तो सिर्फ कर्नाटका और तमिलनाडु से ये शेयर करता है। ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पलक्कड़ गैप, ठीक है, ये पलक्कड़ गैप देखिएगा, ये केरला और तमिलनाडु के बीच है, ठीक है, केरला और तमिलनाडु के बीच है, ना कि केरला और कर्नाटका के बीच, ठीक है, इनके बीच नहीं है, याद रखिएगा। पलक्कड़ गैप जो है वो केरला और तमिलनाडु के बीच है, ठीक है। पलक्कड़ एक जगह है केरला में, तो ये इस गैप से निकल के डायरेक्ट तमिलनाडु पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो पलक्कड़ गैप जो है वो केरल में है, ठीक है। कुछ और जानकारी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे कुछ जोग्राफिकल फैक्ट्स है तो हम लोग देख लेते हैं। तो केरला की जो हाईएस्ट एलिवेशन है वो है अनामुड़ी, ठीक है, और यही जो है साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अनामुड़ी जो है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, ये हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, ठीक है। 2695 मीटर्स है, 8842 फीट, ठीक है। याद रखिएगा अनामुड़ी जो है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है अनामुड़ी, ठीक है। और ये हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, ठीक है, साउथ इंडिया की ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और लोवेस्ट एलिवेशन कौन सा है यहाँ पे, तो कुटुनाड, ठीक है। कुटुनाड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिलो सी लेवल राइस फार्मिंग होती है, ठीक है, बिलो सी लेवल राइस फार्मिंग होती है, ठीक है। ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इनको एक हेरिटेज के समान इनको घोषित किया है कुटुनाड को, ठीक है। याद रखिएगा ये कुटुनाड कहाँ है, तो ये केरला में है। ये अथरापल्ली फॉल्स है, ठीक है, अथिरापल्ली फॉल्स है, ठीक है। ये नाइग्रा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और ये चालाकुडी रिवर पे है, ठीक है, चालाकुडी रिवर पे है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये चालाकुडी रिवर पे है, कौन सा, अतिरप्पली अतिरप्पली फॉल्स, ठीक है। ये नाइग्रा ऑफ इंडिया भी कहलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं, लिमोनाइट, मोनाजाइट, थोरियम, ठीक है, टाइटेनियम, ये सब जो है कोस्टल बेल्ट में केरला की पाए जाते हैं। मोनाजाइट और थोरियम जो है हमारे यहाँ किस में यूज़ होता है, आपको पता होगा, न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज़ होता है, ठीक है। न्यूक्लियर प्लांट्स में अभी यूज़ होएगा कि क्योंकि हमारी जो न्यूक्लियर प्लांट्स है वो 3 फेजेस की हैं, ठीक है। सेकेंड और थर्ड फेज में मोनाजाइट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मोनाजाइट जो है, मोनाजाइट और थोरियम ये कहाँ पाए जाते हैं, तो केरला में पाए जाते हैं, केरला डिस्ट्रिक्ट में केरला स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए कुटुनाड के बारे में लिखा है, लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया है, ये लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया है, एंड इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन वर्ल्ड वेयर कल्टीवेशन टेक प्लेस बिलो सी लेवल। तो यहाँ पे जो राइस कल्टीवेशन होता है, जो मतलब चावल को उगाया जाता है, धान को उगाया जाता है, वो बिलो सी लेवल होता है, ठीक है, बिलो सी लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा। ये कुटुनाड अपने आप में बहुत इसीलिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिवर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी नदी जो है वो अरेबियन सी में गिरती हैं, या कौन कौन सी नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग केरला के बारे में पढ़ लेंगे तो हम लोग को आइडिया हो जाएगी कौन कौन सी नदी जो है अरेबियन सी में गिरती है। ये देखिए, ये आप अरेबियन सी देख रहे हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ की जो रिवर है वो है पेरियार रिवर, ठीक है। पेरियार बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, तो ध्यान दीजिएगा ये केरला की है, ठीक है। अब केरला बे ऑफ बंगाल से तो शेयर नहीं करता है अपनी बाउंड्री, तो पेरियार जो भी रिवर है वो अरेबियन सी ही में गिरेगी, ठीक है, कभी उधर उस साइड जाके नहीं गिर जाएगी, ठीक है, कि तमिलनाडु को पार करके गिरी जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो पेरियार रिवर है वो अरेबियन सी में ही गिरेगी, ठीक है। फिर कौन सी है, भरतपुजा रिवर है, ठीक है, पंबा रिवर है, चालियार रिवर है, काडालुंडी पूजा रिवर है, ठीक है, चालुकुडी पूजा रिवर है, वालापट्टनम रिवर है, और अचना कोविल रिवर है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, पेरियार, भरतपुजा और पंबा, ठीक है, पेरियार, भरतपुजा और पंबा, ठीक है। याद रखिएगा पेरियार कहाँ है, भरतपुजा कहाँ है, और पंबा कहाँ है, तो ये तीनों केरला में है, और ये तीनों कहाँ गिरती हैं, तो ये तीनों अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। ये तीनों कहाँ गिरती हैं साथियों, अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे पूरी रिवर्स का देख लिया, ये कुटुनाड देख लिया, उससे पहले हम लोग ने देख लिया था अनामुड़ी जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, वो भी केरला में लाई करती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में वो आती है, ठीक है। चलिए कुछ और बातें हैं, जैसे अभी बायोडाइवर्सिटी बची है तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो हमारा पूरा केरला स्टेट का जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोग ने पढ़ लिए, ठीक है। तो हमारे में क्या हो रहा है, हम लोग करेंट भी पढ़ ले रहे हैं और हम लोग स्टैटिक भी देख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन अपनी हो रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स की ओर। ये देखिए यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को देख लेने हैं। तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, इराविकुलम नेशनल पार्क है, ठीक है, 1978 में बना था, ठीक है। उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, 1984 में बना था। फिर है अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क, मथिकेटन शोला पार्क, पंबा दुम शोला नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये जो नेशनल पार्क है, ये 4 नेशनल पार्क हैं, ये क्या है, ये केरला में पाए जाते हैं। और बायो रिजर्व कौन कौन से हैं, तो नीलगिरी बायो रिजर्व है और अगस्त मलाई बायो रिजर्व है, ठीक है, अगस्त माला बायो रिजर्व है, और कौन सा रिजर्व है,
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये देखिए साइलेंट वैली हो गया, ये इराविकुलम नेशनल पार्क हो गया, ये पंबादुम शोला नेशनल पार्क हो गया देखिए। ठीक है, मटिकेतन शोला नेशनल पार्क हो गया, पेरियार नेशनल पार्क हो गया, और फिर ये नीलगिरी अच्छा इसका अभी नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, ये मैप नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो मैप है हम अगले में आपको लगा देंगे ताकि आपको मैप के द्वारा पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं, इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, मटिकेतन शोला नेशनल पार्क और पंबादुम शोला नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो पांच जो नेशनल पार्क हैं ये यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और ये बायोस्फीयर है, नीलगिरी बायोस्फीयर, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिक्स लगा के देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं और याद रहें काफ़ी देर तक, और अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग 100% एक्यूरेसी के साथ वो अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो याद रखना है पहले तो नेशनल पार्क के लिए हम लोग को याद रखना है केवल, ठीक है, केवल ईरा में दम था, इसलिए साइलेंट पार्क में मैथ लगाई। ठीक है, साइलेंट पार्क में मुड़ी और मैथ लगाई, मैथ्स सॉल्व की। ठीक है, मुड़ी और मैथ्स लगाई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, केवल ईरा में दम था इसलिए साइलेंट पार्क में वो मुड़ी और मैथ्स लगाई। ठीक है, केवल से क्या याद रखेंगे, केरल। ठीक है, केरल से याद रखेंगे केवल। ठीक है, केवल से केरल, केरल से केवल। ठीक है, केरल याद रखेंगे। ठीक है, ये हिंदी में हम लिख रहे हैं केरल से केवल। ठीक है, केवल किस में दम था, तो केवल ईरा में दम था। ईरा से क्या याद है, ईरा, ईरा ये देखिए ईरा। ठीक है, ईरा, केवल ईरा में दम था। दम से क्या याद रखेंगे, पंबा दम, ये देखिए पंबा दम है ना, तो ये दम है राष्ट्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा केवल ईरा में दम था इसलिए क्या हुआ, साइलेंट पार्क में मुड़ी, साइलेंट पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, पार्क, पार्क से याद रखेंगे नेशनल पार्क की बात हो रही है। ठीक है, और केवल याद रखेंगे कि केरल के नेशनल पार्क की बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे केवल ईरा में दम था इसलिए साइलेंट पार्क में मुड़ी, मुड़ी अनामुड़ी और मैथ्स लगाया, मैथ्स से मतिकेतन शोला नेशनल पार्क। ठीक है, अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क और मतिकेतन शोला नेशनल पार्क। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, केवल ईरा में दम था। ठीक है, ये इरेज कर देते हैं कुछ चीज़ें ताकि अगर हम लोग को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो आपको, फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि केवल ईरा में दम था इसलिए साइलेंट पार्क में मुड़ी और मैथ्स लगाई। ठीक है, केवल से क्या रखेंगे, केरल की बात हो रही है। ईरा क्या है, ईरा से इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है, केरला में। ठीक है, दम से क्या है, पंबादम शोला नेशनल पार्क। ठीक है, पंबादम शोला नेशनल पार्क। ठीक है, केवल ईरा में दम थी इसलिए साइलेंट, साइलेंट मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, पार्क से क्या मतलब है यहाँ पे कि नेशनल पार्क की बात हो रही है ताकि आप कंफ्यूज ना हो बायोस्फीयर रिजर्व से। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो वो साइलेंट पार्क की तरफ मुड़ी और मैथ्स लगाई। ठीक है, मुड़ी से क्या है, अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क, और मैथ्स से क्या है, मतिकेतन शोला नेशनल पार्क। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की, अरे सॉरी, ये केरला की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। तो याद रखिएगा केवल बायो में नीली आग मिलती है। ठीक है, बायो में क्या होता है, बायो में नीली आग मिलती है। ठीक है, केवल बायो में नीली आग मिलती है। ठीक है, नीली आग कहाँ पे मिलती है, तो नीली आग कहाँ मिलती है आपको, बायो में मिलती है, केवल बायो में मिलती है। केवल से अगेन, केवल से क्या है हम लोग के लिए, केरला है। बायो से क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नीली से क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 1986 में आई थी, 1986 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और आग से क्या है, आग से अगस्तमलाई नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो याद रखिएगा केवल क्या है, केवल नीली आग मिलती है बायो में, केवल बायो में नीली आग है। ठीक है, केवल बायो में नीली आग है। ठीक है, तो बायो से क्या है, बायो से है बायोस्फीयर रिजर्व, नीली से क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और
आग से क्या है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने दोनों चीज़ देख ली, बायोस्फीयर रिजर्व भी देख लिया और नेशनल पार्क भी देख लिया ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ट्रिक हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। नेशनल पार्क के लिए तो केवल ईरा में दम था, इसलिए साइलेंट पार्क की तरफ मुड़ी और मैथ्स लगाई। ठीक है, केवल से केरला, ईरा से इराविकुलम नेशनल पार्क, दम से पंबादम शोला नेशनल पार्क, इसलिए साइलेंट पार्क। साइलेंट से क्या है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पार्क से क्या है, ये नेशनल पार्क की बात हो रही है। मुड़ी से क्या है, अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क। और मैथ से क्या है, मैथिकेतन शोला नेशनल पार्क। ये हो गया। और केवल बायो में नीली आग है, नीली से क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और आग से क्या है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं कुछ और फैक्ट्स की ओर। साथियों, यहाँ पे हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग देख ही रहे हैं सारे स्टेट को, तो अच्छी तरीके से देखते हैं कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी मतलब पूछा जाए, ऐसा नहीं कि एकदम डीपली अब पूछ लें। ठीक है, कुछ भी अगर ऐसा पूछा जाता है जो कि डोमेन में है, तो हम लोग उसको डेफिनेटली मिस नहीं करेंगे और अपने चांसेस को आगे बढ़ाएंगे सफल होने के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है केरला में कौन कौन सी है, तो पेरियार है, नेयार है, पीछा वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिमिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेंद्रुन्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुरुंजीमाला सेंचुरी, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे करके इनको भी ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे ताकि कुछ भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखेंगे कि केवल आपके यार पीछे पड़े रहते हैं कि आप सही रास्ते पर आ जाएं, सही वे पे आ जाएं। ठीक है, आप और किसी को मतलब नहीं होता ना, आप चाहे जो करें, आप कुछ भी करें, आप पढ़ाई ना करें, आप घूमते रहें या कुछ भी करें, मौज मस्ती करें, पर आपके यार जो होंगे सच्चे यार होंगे। केवल जो यार होते हैं ना आपके, वही आपको चाहेंगे कि आप सही वे पे आएँ। ठीक है, केवल यार आपके क्या करेंगे, पीछे पड़े रहेंगे कि आप सही वे पे आएँ, ताकि आप दुखी ना हो। ठीक है, केवल यार आपके चाहेंगे कि आप सही वे पे आएँ, ठीक है, और आराम से रहें। ठीक है, आराम से रहें, दुखी ना हो। ठीक है, क्या क्या आपके दोस्त चाहते हैं, यार चाहते हैं, आपके यार ये चाहते हैं कि आप सही वे पे आएँ, सही वे पे आएँ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि मेरी राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, मतलब स्क्रीनशॉट लेने का कोई मतलब नहीं है। आप खुद अगर इसके नोट्स बना रहे तो आप खुद लिख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राइटिंग से हमारी हमको खुद नहीं समझ में आता है, तो आप तो दूसरे ही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि केवल जो है, केवल यार जो हैं आपके, वही आपको चाहते हैं कि सही वे पे आएँ, आप आराम से रहें और दुखी ना हो। ठीक है, तो यार से याद रखेंगे, दो यार हैं यहाँ पे, कौन कौन से, पेरियार और नेयार। ठीक है, यार देखिए, यार यार यहाँ है ना, यार यार। ठीक है, यार यार, तो पेरियार और नेयार। ठीक है, ये आपके पीछे पड़े रहते हैं, केवल यार आपके पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, कि आप सही वे पे आएँ। ठीक है, पीछे से क्या है, पीछी वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, केवल यार आपके पीछे पड़े रहेंगे कि सही वे पे आएँ, वे मतलब सही रास्ते पे आएँ, सही मार्ग पे चलें आप। ठीक है, ताकि जल्दी सफल हो। ठीक है, तो सही वे पे आएँ, तो कौन चाहता है ये, केवल यार आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आप सही वे पे आएँ, आराम से रहें, आराम से, परम्बिकुलम आराम है ना, इसमें आराम, और दुखी ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने ये देख लिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ठीक है, केवल से क्या याद रखेंगे, केवल जो है, केवल है केरल, केरल के लिए। ठीक है, केरल, केवल आपके जो है यार चाहते हैं, यार यार पीछे पड़े रहते हैं आपके कि पीछे, ठीक है, पीछे पड़े रहते हैं कि आप सही वे पे आ जाएं, पीछे पड़े रहते हैं कि आप सही वे पे आ जाएं, सही वे पे आ जाएं, और क्या करें, आराम करें। ठीक है, आराम करें और दुखी ना हो। ठीक है, आराम करें और दुखी ना हो। ठीक है, ये कौन चाहेगा, केवल आपके यार जो होंगे, यार दोस्त, यार मित्र, सखा आपके जो भी होंगे, वो चाहेंगे कि आप जो है दुखी ना हो, सही रास्ते पे चलें और आराम से रहें, आराम करें। ठीक है, तो यार से याद रखेंगे, यार से क्या है, केस को इरेज कर देते हैं ताकि आराम से फिर से एक बार देख लेंगे ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट इरेज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यार से क्या है, नई कलर ले लेते हैं, रंगारंग कार्यक्रम। ठीक है, तो ठीक है ना, ये अच्छा कलर है,
ठीक है। तो ये पेरियार, यार से देखिए पेरियार और नेयार, तो ये यार हो गए ना, यार अपने हो गए 2 यार, ठीक है, पेरियार और नेयार, ठीक है, ये 2 यार हो गए, ठीक है। यार क्या करते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, पीछे से याद रखेंगे पीछी वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, पीछी वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। पीछे पड़े रहते हैं किस चीज़ के लिए, कि आप वे पे आ जाएं, ठीक, कि आप वे पे आ जाएं, सही वे पे आ जाएं, ठीक है, वे से वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और आराम से रहें, आराम से याद रखेंगे आराम्बिकुलम, ठीक है, आराम से याद रखेंगे, पी आप हटा दीजिए, ठीक है, आराम्बिकुलम याद रखें, ठीक है, आराम्बिकुलम। तो याद रखेंगे कि आराम से रहें, कौन चाहता है ये, तो आपके मित्र चाहते हैं, यार चाहते हैं, कौन कौन से यार, पेरियार और नेयार, क्या चाहते हैं कि पीछे पड़े रहते हैं, पीछे से पीछे बतानी, कि आप सही वे पे आ जाएं, आराम से रहें और दुखी ना हो, ठीक है, दुखी ना हो, दुखी ना हो, ठीक है, दुखी ना हो, ठीक है। और पेप चलाएं, ठीक है, और क्या करें, पेप चलाएं, ठीक है, पेप स्कूटी होती ना, पेप चलाएं आराम से, ठीक है। क्या क्या है, केवल, फिर से देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं केवल, ताकि आपको पता रहे कि केवल से याद रहे कि केरल की बात हो रही है, ठीक है। तो केवल, केवल यार चाहते हैं, यार आपके पीछे पड़े रहते हैं, यार से क्या है, पेरियार नेयार, पीछे पड़े रहते हैं, पीछे से याद रखेंगे पीछे वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस चीज़ के लिए पीछे पड़े रहते हैं, कि आप सही वे पे चलें, सही काम करें, सही वे पे, सही रास्ते पे चलें, वे से वायनाड, ठीक है, आराम करें, आरम्बिकुलम, ठीक है, आरम्बिकुलम, आराम करें, दुखी ना हो, ठीक है, दुखी ना हो, और पेप चलाएं, पेप से पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने ये देख लिया, ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने देख लिया, आशा करते हैं आपको यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया था, केवल आपके यार पीछे पड़े रहते हैं कि आप वे पे आ जाएं, आप वे पे आ जाएं, ठीक है, पीछे पड़े रहते केवल यार से, पेरियार नेयार था, पीछे पीछी वजानी, वे पे आ जाए, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आराम से रहें तो आराम बिकुलम, दुखी ना हो, इडुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पेप चलाएं, स्कूटी पेप चलाएं आराम से, तो पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ तक हम लोग ने देख लिया था, ठीक है। अब क्या देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बचे हुए देखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, चीनी चीनी से माला को पूजा, ठीक है, चीनी से क्या किया, माला को पूजा, ठीक है, माला को पूजा, ठीक है, कैसे पूजा, तो केवल चीनी से माला को पूजा, केवल चीनी से माला को पूजा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग सेगमेंट में हम लोग याद करेंगे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और दिमाग में ज़्यादा बर्डन भी ना हो, स्ट्रेस भी ना हो, ठीक है, एकदम ईजी रखना है अपने दिमाग को भी, खुद को भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, केवल चीनी से, ठीक है, केवल चीनी से माला को पूजा, ठीक है, केवल चीनी से माला को पूजा, ठीक है, माला को पूजा, ठीक है, केवल चीनी से, केवल याद रखेंगे, केवल किसके लिए है, तो केवल केरला के लिए हम लोग देख रहे हैं ये, ठीक है, केवल किसके लिए है, तो केवल केरला के लिए। चीनी से क्या याद रखेंगे, चीनी से 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, चिमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये 2 हैं, ये चीनी से ही है, ठीक है, चिमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखेगा, दोनों चीनी से हैं, ठीक है। चीनी से फिर याद रखेंगे माला, ठीक है, माला भी 2 चीज़ें हैं, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुरुंजी माला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कुरुंजी माला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। केवल चीनी से माला को पूजा, को से कोटियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कोटियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, को से कोटियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पूजा से करीम पूजा, ठीक है, करीम पूजा, ठीक है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, केवल चीनी से माला को पूजा, केवल चीनी से माला को पूजा, ठीक है, इसमें हर चीनी और माला 2 है, ठीक है। केवल से क्या है, केरला, चीनी से क्या है, चीनी से है चिमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 चीज़ हो गई, ठीक है। माला से क्या है, 2 माला है, कौन कौन सी, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुरुंजी माला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 हो गई, ठीक है। माला को पूजा, ठीक है, केवल चीनी से माला को से क्या है, कोटियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। पूजा से क्या है, करीम पूजा, ठीक है, करीम पूजा, ठीक है, करीम पूजा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बच गई है, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसको भी आप आराम के साथ इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है, आराम के साथ इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ये दोनों हैं, तो 2 आराम है यहाँ पे, 2 चीनी है, 2 माला है, ठीक है, याद रखिएगा 2 आराम है, ठीक है। 2 आराम कौन कौन से हैं हम लोग ने देखे थे, केवल दोस्त चाहते हैं कि यार चाहते हैं कि आप केवल यार चाहते हैं आप पीछे, आपके यार पीछे पड़े रहते हैं कि सही वे पे आ जाए, आराम करें, आराम से क्या था, तो आराम से 2 चीज़ें हैं, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग की यहाँ से हो गई, ठीक है। 2 आराम, 2 चीनी, ठीक है, 2 चीनी कौन सी है, चिमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों हो गई, ठीक है, चिमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और 2 माला, ठीक है, 2 माला, देखिए एक माला, ये मालाबार, ठीक है, और एक कौन सी है, एक है
कुरुंजी माला, ठीक है, ये कुरुंजी माला, ठीक है। तो मालाबार और कुरुंजी माला, ठीक है, 2 आराम, 2 चीनी, 2 माला, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी ट्रिक समझ में आ गई होगी। कुछ और फैक्ट्स बचे हैं, उसके बाद हम लोग का पूरा केरला स्टेट जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो रामसार कन्वेंशन से रिलेटेड जो वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है, आशा करते हैं आपको रामसार कन्वेंशन के बारे में पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो हम लोग इसको सेपरेट वीडियो में डील कर लेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ ये जानिए कि कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं जो कि रामसार कन्वेंशन के लिए अंदर अगर आ जाते हैं तो इनकी अलग से देखभाल करनी पड़ती है, इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स एक्स्ट्रा किए जाते हैं, ठीक है। किनको? वेटलैंड्स को, ठीक है, वेटलैंड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वेटलैंड्स हैं केरला में जो कि रामसार कन्वेंशन के अंदर आते हैं। कौन कौन से? सस्टमकोट्टा लेक, ठीक है, सस्टमकोट्टा लेक, अष्टामुडी लेक, ठीक है, थ्रिसूर पोनानी कोल वेटलैंड्स और वेम्बनाड कोल वेटलैंड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कौन कौन से वेटलैंड्स हैं। तो याद रखिएगा केवल, फिर से केवल याद रखिएगा, हमेशा केवल लगाना है आपको ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी और भी स्टेट से, ठीक है। तो केवल, केवल सस्ता टीवी, अच्छा टीवी, ठीक है, टीवी, ठीक है, केवल सस्ता और अच्छा टीवी वेटलैंड्स में लगाएंगे, ठीक है। वेटलैंड्स में कैसा टीवी लगाएंगे? तो वेटलैंड्स में केवल सस्ता और अच्छा टीवी, ठीक है। वेटलैंड्स में कैसा टीवी लगाएंगे? तो केवल सस्ता और अच्छा, केवल सस्ता। सस्ता से क्या है? सस्टमकोट्टा। अच्छा क्या है? अच्छा मुडी लेक, ठीक है, अष्टामुडी है तो आप अच्छा लगा लीजिएगा, सस्ता अच्छा साथ में रहता है तो हम लोग सब चीज़ चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो सस्ती मिले और अच्छी मिले, ठीक है। तो याद रखिएगा केवल सस्ता टीवी हो, अच्छा टीवी हो। तो टीवी से क्या है? टी से थ्रिसूर पोनानी कोल वेटलैंड्स और वी से है वेम्बनाड कोल वेटलैंड्स, ये टीवी, ठीक है। थ्रिसूर पोनानी कोल वेटलैंड्स और वेम्बनाड कोल वेटलैंड्स, ठीक है, ये चारों केरला में है, ठीक है। कैसे वेटलैंड्स हैं? तो यहाँ पे सस्ता अच्छा टीवी लगाए हैं, ठीक है, केवल सस्ता अच्छा टीवी लगा है वेटलैंड्स में, ठीक है, केवल सस्ता अच्छा। सस्ता से क्या है? सस्टमकोट्टा, अच्छा से क्या है? अष्टामुडी लेक, और टीवी से क्या है? थ्रिसूर पोनानी कोल वेटलैंड और वेम्बनाड कोल वेटलैंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, पर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टाइगर रिजर्व है अब, ठीक है। तो याद रखिएगा केरला के जो टाइगर हैं वो पेरियार साहब है, ठीक है। पेरियार को सोक्रेटिस ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो केरला के जो परम टाइगर हैं, परम टाइगर जो हैं वो पेरियार साहब है, ठीक है। परम टाइगर कौन है केरला की? परम टाइगर मतलब एकदम बढ़िया पर्सनैलिटी या ऐसी इल्यूमिनेटिंग पर्सनैलिटी कौन है? परम टाइगर कौन है केरला के? तो केरला के पेरियार साहब है, ठीक है। तो याद रखिएगा टाइगर से क्या है? यहाँ पे टाइगर रिजर्व है। परम से क्या है? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। और पेरियार क्या है? पेरियार टाइगर रिजर्व। तो ऐसी ट्रिक से आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। खैर अगर आपको पेरियार साहब के बारे में पता होगा तो ये तो ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और परम्बिकुलम हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व में है काडल लुंडी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। कुछ बर्ड सेंचुरीज है हम लोग देख लेते हैं। तो थटेका बर्ड सेंचुरी है, मंगलावनम बर्ड सेंचुरी है, चूलानूर बर्ड सेंचुरी है और कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। बर्ड सेंचुरी जनरली पूछी नहीं जाती है पर फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। और टाइगर रिजर्व हम लोग ने देख लिया, रामसर कन्वेंशन की हम लोग ने ट्रिक देख ली। तो यहाँ पे हम लोग का केरला स्टेट जो है पूरा समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच सिंबल इज सेंट्रल टू बी रीडिजाइंड फॉर एडमिरल्स इपाउलेट्स ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम बोथ इंडियन नेवल एनसाइन एंड छत्रपति शिवाजीज राज मुद्रा, ठीक है। तो आपको ये बताना है एडमिरल जो नेवी में आप जानते होंगे, हम लोग ने अभी डिस्कस किया था थोड़े ही दिन पहले कि नेवी की जो रैंक्स हैं उनको बदल के जो है उनको क्या किया जा रहा है? उनको इंडियनाइज किया जा रहा है, ठीक है। नेवी की जो रैंक्स है जैसे एडमिरल हो गई, वाइस एडमिरल हो गई, तो इन सबका नाम बदल के कुछ ऐसा कर दिया जाएगा जो कि इंडियनाइज लगे। ये ब्रिटिश और कॉलोनियल टाइम्स को ये रिप्रेजेंट करता था ना, वाइस एडमिरल एडमिरल ये सब ब्रिटिश गिवन रैंक्स है, ठीक है। तो इन रैंक्स को हटाने के लिए जो है इंडियनाइज रैंक्स आएंगी, तो उसी के लिए क्या है रैंक्स भी आएंगी और उसी के लिए इनके मुताबिक ड्रेस भी बनेगी, ठीक है। तो इपाउलेट एक ड्रेस होती है, मतलब ड्रेस का एक पार्ट होता है जो मतलब शर्ट में लगाते हैं या ब्लेजर में लगाया जाता है इपाउलेट्स, ठीक है। इपाउलेट्स ब्लेजर में लगाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा सिंबल जो है इसमें एडमिरल्स के इपाउलेट्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा टू सिग्निफाई इंडियन नेवल एनसाइन एंड छत्रपति शिवाजी राज मुद्रा, ठीक है। तो याद ये रखना है कि जो नेवी की रैंक्स होंगी वो छत्रपति शिवाजी की जो नेवल आर्मी थी, सॉरी नेवल फोर्स थी, उसी के मुताबिक ये किया जाएगा, ठीक है। राजमुद्र जो थी इनकी छत्रपति शिवाजी की नेवल आर्मी थी, नेवल फोर्सेस थी, उनके मुताबिक जो है अब ये इपाउलेट्स को भी डिज़ाइन किया जाएगा और रैंक्स को भी डिज़ाइन किया जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा सिंबल यूज़ होना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है एंकर सिंबल, सेकेंड ऑप्शन है ट्राइडेंट सिंबल, थर्ड ऑप्शन है ऑक्टागन सिंबल और लास्ट ऑप्शन है लोटस फ्लावर सिंबल, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सिंबल यूज़ होना है एडमिरल के इपाउलेट के लिए? तो साथियों इसका सही आंसर है ऑक्टागन, ठीक है। ऑक्टागन यूज़ होना है, ठीक है। रुकिए यहाँ
पे इरेज कर देते हैं ताकि चीज़ें पढ़ लें। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि जो आर्मी की जो रैंक है वो रीनेम की जाएगी, ठीक है, विद इन इंडियन नेवी, ठीक है, सॉरी नेवी की जो रैंक है वो रीनेम की जाएगी, ठीक है। उसी के साथ साथ जो ड्रेस के डिज़ाइंस है वो भी आएंगे, ठीक है, एडमिरल की इपाउलेट्स की, ठीक है, एडमिरल के इपाउलेट्स की, ठीक है। इपाउलेट्स आप जानते हैं ना, ऐसे रहता है, इसमें क्रॉस बना रहता है, ऐसे ऐसे क्रॉस, दो क्रॉस स्वॉर्ड बने रहते हैं, ठीक है, तो ये इपाउलेट होता है, ठीक है। तो ये आप क्या होगा, जो रीडिज़ाइन एडमिरल का इपाउलेट होगा वो कौन सा साइन यूज सिग्नल सिंबल यूज़ करेगा, तो वो रॉयल सील जो छत्रपति शिवाजी की है, राजमुद्र जो रॉयल सील है वो यूज़ की जाएगी, ठीक है। ये ऑक्टागन होगी, ठीक है, ऑक्टागन होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, गोल्डन नेवी बटन टॉप पे होगा एंड सिंबल्स ऑफ इंडियन स्वॉर्ड एंड टेलीस्कोप क्रॉस्ड, ठीक है। तो ये पूरा सिंबल होगा, ठीक है। तो कौन सा सिंबल यूज़ किया जाएगा, तो ऑक्टागन यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इस रॉयल सील का क्या नाम होगा, तो राजमुद्र नाम होगा, राजमुद्रा, ठीक है, राजमुद्रा, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज से ये बोरो किया जाएगा, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है, तो हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक चीज़ें भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ऑक्टागन सिंबल है वो यूज़ किया जाएगा एडमिरल इपाउलेट्स के लिए। और किससे ये इंस्पिरेशन लिया गया है, तो ये छत्रपति शिवाजी के राजमुद्रा से ये सिंबल जो है ये इंस्पिरेशन लिया गया है, ठीक है। याद रखना है आपको, इंडियन नेवी की जो रैंक्स हैं वो रीनेम की जाएंगी एज पर इंडियन ट्रेडिशंस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो इनका नाम शिवाजी भोसले था, याद रखिएगा, शिवाजी भोसले। बर्थ डेट इनकी है 1630, ठीक है। कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो पुणे में जन्म हुआ था, शिवनेरी फोर्ट में, ठीक है, शिवनेरी फोर्ट में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, ठीक है, 1630 में। ध्यान दीजिएगा, इनकी डायनेस्टी कौन सी थी, तो किस कुल के थे, तो भोसले कुल के थे, ठीक है। फादर इनके कौन थे, तो शाहजी भोसले थे। मदर कौन थी, जीजाबाई थी। कॉरोनेशन कब हुआ इनका, तो कॉरोनेशन हुआ 1674 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शिवाजी का कॉरोनेशन कब हुआ था, ठीक है। शिवाजी की जो बर्थ डेट है वो है बर्थ ईयर है वो है 1630 और 44 साल बाद इनका कॉरोनेशन हुआ था, ठीक है। आप लोग एक ही दो बार में हार मान जाते हैं कि एक बार एग्जाम नहीं हुआ, दो बार एग्जाम नहीं हुआ, नहीं, देखिए ये इनको तो ये भी ऐसी डायनेस्टी को, एकदम किंग डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, पर फिर भी इन्होंने 44 साल इंतज़ार किया, 44 ईयर्स इंतज़ार किया, तब जाके इनका कॉरोनेशन हुआ, ठीक है। उनको टाइटल क्या मिला, छत्रपति, ठीक है, छत्रपति, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या थी, रायगढ़ इनकी कैपिटल थी, ठीक है। याद रखिएगा क्या कैपिटल थी, तो रायगढ़ कैपिटल थी, ठीक है, रायगढ़ इनकी कैपिटल थी। इनके मिलिट्री टैक्टिक्स क्या थे, तो गोरिल्ला वॉरफेयर में ये माहिर थे, ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे ये, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है कि महाराष्ट्र जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो डेक्कन एरिया में सिचुएटेड है, ठीक है, डेक्कन एरिया में। वहाँ पे खूब बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ठीक है, मतलब छोटी छोटी चोटियाँ हैं, चोटियाँ मतलब रॉक्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, रॉक्स हैं, डेक्कन रॉक्स, एकदम वॉल्केनिक रॉक्स हैं, ठीक है, रॉक्स हैं। तो यहाँ पे लोग छुप छुप के, जैसे ही कोई मतलब ब्रिटिश या और भी कोई मुगल एम्परर्स आते थे तो उनको छुप छुप के ऐसे वार करते थे, इसी को गोरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर इसको कहते हैं। बहुत ही स्विफ्ट वॉर होता है, ठीक है। ये लोग नीचे उतरे, रॉक से नीचे उतरे, चट्टानों से नीचे उतरे, वॉर किया, मतलब लड़ाई झगड़ा किया, अपना सामान लिया, या जो भी है इनका जो भी उद्देश्य होता था वो करके तुरंत अपने अपने रॉक्स पे चले जाते थे, तो इसको कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। और इनकी नेवल टैक्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए जो है नेवल रैंक जो हमारी रीनेम होगी वो छत्रपति शिवाजी से इंस्पायर्ड होगी, ठीक है। इनके फोर्ट्रेसेस कौन थे, तो रायगढ़ इनकी कैपिटल थी, तो फोर्ट्रेसेस भी होंगे, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग, राजगढ़, पुरंदर, तोराना, कौंदना, लोहारगढ़, विशालगढ़, गिंगी, ये सब इनके फोर्ट्रेस थे, ठीक है। इनके वॉर्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वॉर्स। तो इन्होंने अफजल खान के खिलाफ कब लड़ाई लड़ी थी, 1659 में लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तब तक इनका कॉरोनेशन नहीं हुआ था, 1674 में इनका कॉरोनेशन हुआ था, उससे पहले ये बहुत लड़ाइयाँ लड़ चुके थे, ठीक है। 1659 में इन्होंने अफजल खान से लड़ाई की थी, फिर बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हुआ था इनका 1659 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन्होंने साइन की थी 1665 में, किसके अगेंस्ट, तो मुगल्स और बीजापुर सल्तनत के अगेंस्ट, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस थे, ठीक है। और इनकी डेथ कब हुई थी, तो ये इनकी 1680 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया शिवाजी के बारे में। अगर हमसे हिस्ट्री में कुछ पूछा जाता है कि जो है शिवाजी की कैपिटल क्या थी, तो हमको पता होगा रायगढ़, ठीक है। इनका कॉरोनेशन कब हुआ था, 1674 में, ठीक है। जन्म कब हुआ था, तो 1630 में हुआ था। कौन सी डायनेस्टी के थे, तो ये भोसले डायनेस्टी के थे, शिवाजी भोसले इनका असली नाम था, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें और देखेंगे, इनके मिलिट्री अचीवमेंट्स देख लेंगे, क्योंकि मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं वहीं से फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर आपको बोरियत लग रही हो या आपको ये लग रहा हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं ये पार्ट, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी नॉलेज दी जा रही है तो वो
मल्टी डायमेंशनल हो। सिर्फ हम एक क्वेश्चन आंसर दे के ही मतलब संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए हमने ये सोचा है कि थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें आपके बताई जाएँ, ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम का नेचर भी अब बहुत मल्टी डायमेंशनल हो गया है, तो सिर्फ एक चीज़ याद करके जाना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करके आप अगर चीज़ें अचीव कर सकते हैं, अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं, अपनी जो आपका लक्ष्य है उसको हासिल कर सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं है मेहनत करने में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और कुछ मिलिट्री अचीवमेंट्स देख लेते हैं शिवाजी के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्ट लिखा हुआ है, कौन कौन से फोर्ट उन्होंने एक्वायर किए, कौन कौन से ईयर में एक्वायर किए थे और किसके खिलाफ एक्वायर किए थे। और ये कुछ बातें हैं, ये सब आपको नहीं देखना। आप अगर अपना आपकी रीडिंग हैबिट है तो आप तब पढ़ सकते हैं, पर अभी के लिए ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है मतलब। ठीक है, तो कोंडना फोर्ट जो है उन्होंने 1647 में हासिल किया था। ठीक है, 1647 में उन्होंने हासिल किया था, किसके खिलाफ, तो आदिल शाही सल्तनत के खिलाफ। ठीक है, आदिल शाही सल्तनत से ये जो है कोंडना फोर्ट उन्होंने हासिल किया था फिर। ठीक है, उसके बाद मुगल एम्पायर से इन्होंने लड़ाई की थी, तोरना फोर्ट लिया था। ठीक है, तोरना फोर्ट 1648 में लिया था। राजगढ़ फोर्ट आदिल शाही सल्तनत से लड़के लिया था 1656 में। ठीक है, 1656 में गोरिल्ला अटैक यहीं पे शुरू हुआ था, गोरिल्ला वॉरफेयर विद स्विफ्ट रेड्स एंड एम्बुशेस। ठीक है, फिर सिंघन का किला, सिंघड़ का किला कब इन्होंने हासिल किया था, 1670 में। ठीक है, 1670 में इसमें इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, या औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने ये बगावत कर दी थी। ठीक है, इनके जो सेनापति थे तानाजी मालुसरे। ठीक है, उन्होंने ही ये, तो आपने देखा होगा ना तानाजी जो मूवी आई थी वो इसी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो उन्होंने उन्हीं की मदद से सिंघड़ फोर्ट को जो है एक्वायर किया गया था। ठीक है, फिर सूरत प्लंडर कब किया था इन्होंने, 1664 में ये किया था। ठीक है, बैटल ऑफ सिंघड़, ठीक है, पहला बैटल ऑफ सिंघड़ हो चुका था 1670 में, फिर दूसरा एक बार फिर से हुआ था 1670 में ही। ठीक है, तो दोनों ही बार इन्होंने मुगल आर्मी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने मराठा नेवी को जो है इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 1661 से 1670। ठीक है, और इसमें जो इनके एडमिरल थे, एडमिरल कान्होजी एंग्रे। ठीक है, एंग्रे यंग मैन जो थे वो एडमिरल थे मराठा नेवी के। ठीक है, तो ये किसके लिए किया गया था, तो ये पोर्चुगीज़, सब तक पोर्चुगीज़ आ चुके थे इंडिया में। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा साहब आए थे, उसके बाद से तांता लग गया था यूरोपियन पावर्स का यहाँ पे। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ पावर्स और सिड्डी पायरेट्स से लड़ने के लिए क्या किया गया था, ये इन्होंने मराठा नेवी को इस्टेब्लिश किया था। और इनके एडमिरल साहब कौन थे, तो कान्होजी एंग्रे इनके जो थे, कान्होजी एंग्रे ये इनके एडमिरल थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, एडमिरल कान्होजी एंग्रे। ठीक है, एडमिरल कान्होजी एंग्रे, इन्होंने ही स्ट्रॉन्ग नेवी का जो है निर्माण किया था मराठा नेवी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ी सी स्टैटिक चीज़ें देख ली। आपको क्या करना है, अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, या कुछ ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे हिस्ट्री पोर्शन पूछा जाता है, तो आप एक बार ये सारी चीज़ें ना ध्यान में रखिएगा और इनको थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कोंडना, फिर तोरना फोर्ट, फिर राजगढ़ फोर्ट, फिर सिंघड़ फोर्ट, फिर सूरत प्लंडर, फिर बैटल ऑफ सिंघड़ सेकेंड टाइम 1670। ठीक है, तो आपको खैर यहीं तक याद रखना है, क्योंकि सिंघड़ फोर्ट दोनों ही जो बैटल ऑफ सिंघड़ था वो दोनों ही 1670 में लड़ा गया था, तो आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, उससे पहले सूरत प्लंडर याद रखना है, क्योंकि वो 1664 में हुआ था। उसके बाद आया है सिंघड़ की लड़ाई। ठीक है, बैटल ऑफ सिंघड़, जिसमें 1670 में हुआ था, जिसमें तानाजी मालुसरे ने बहुत ही बहादुरी से जो है औरंगजेब की आर्मी को धूल चटा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ चीज़ें स्टैटिक भी देख ली। यहाँ पे हम लोग का मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। यहाँ हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट था उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, काउंसिल ऑफ 8, अष्ट मतलब 8। ठीक है, अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ 8, जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो वैसे ही इनके इस टाइम पे अष्टप्रधान होते थे, जो कि 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, और ये जो सिस्टम था ये शिवाजी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो कौन कौन से होते थे, तो पेशवा जो थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते थे। ठीक है, पी से पेशवा और पी से ही प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, प्री से प्राइम मिनिस्टर, और इनको क्या कहा जाता था, पंत प्रधान। ठीक है, पंतों के प्रधान होते थे ये। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंपायर इनके अंदर आता था। ठीक है, उसके बाद थे अमात्य या मजूमदार। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब होते थे, अमात्य। ठीक है, अमात्य याद रखिएगा, अमात्य जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब होते थे। ठीक है, सचिव, सचिव से हम लोग जानते ही हैं, सेक्रेटरी। ठीक है, आपने वो देखा होगा
पंचायत, ठीक है, उसमें भी सचिव जी थे, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी होते थे प्रिपेयरिंग रॉयल एडिक्ट्स, ठीक है। मंत्री इंटीरियर मिनिस्टर होते थे, ठीक है। इंटरनल अफेयर्स जैसे कि इंटेलिजेंस और एस्पिनाज इनके जिम में था, ठीक है। इसके बाद इसके इनकी जो देख रेख इंटेलिजेंस और एस्पिनाज का जो पूरा जिम्मा मिला था वो मंत्री साहब को मिला था। उसके बाद सेनापति थे ये, कमांडर इन चीफ, ठीक है। कमांडर इन चीफ कौन होते थे? सेनापति होते थे, ठीक है। सुमंत कौन होते थे? तो सुमंत होते थे फॉरेन मिनिस्टर साहब, ठीक है। जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे अभी जयशंकर साहब हैं, उन्हीं की तरह सुमंत हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। न्यायाध्यक्ष, न्याय से समझ में आ रहा है कि जस्टिस, तो चीफ जस्टिस साहब थे, ठीक है। डिस्पेंसिंग जस्टिस ऑन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। फिर पंडित राव होते थे, हाई प्रीस्ट होते थे, ठीक है। मैनेजिंग इंटरनल रिलीजियस मैटर्स, ठीक है। तो रिलीजियस मैटर्स को डील करने के लिए पंडित राव साहब को क्या किया गया था, मतलब अपॉइंट करा जाता था, ठीक है। और एक और थे चिटनीस, ठीक है। ये पर्सनल सेक्रेटरी थे और ये सीनियर राइटर थे छत्रपति जी के, ठीक है। ये जो है अष्टप्रधान मंडल में नहीं आते थे पर उनके बराबर ही थे, ठीक है। तो याद रखिएगा चिटनीस, ठीक है। पेशवा कौन थे? पेशवा, पी से प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अमत से जो थे वो मजूमदार थे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। सचिव जो थे सेक्रेटरी साहब होते थे। मंत्री का काम क्या होता था? इंटेलिजेंस और एस्पिनाज को देखना, ठीक है। सेनापति नाम से ही समझ में आ रहा है, कमांडर इन चीफ होते थे, ठीक है। सुमंत कौन होते थे? तो फॉरेन मिनिस्टर साहब होते थे, ठीक है। सुमंत जो थे फॉरेन मिनिस्टर साहब होते थे। न्याय अध्यक्ष कौन थे? न्याय से समझ में आ रहा है, जस्टिस की बात हो रही है तो वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे। पंडित से समझ में आ रहा है, पंडित राव कौन होते थे? तो जो रिलीजियस मैटर्स को हैंडल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो चांसलर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का किसको अपॉइंट किया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, सेकंड ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लास्ट ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो किसको अपॉइंट किया गया है एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है जगदीप धनखड़ साहब, उनको अपॉइंट किया गया है एज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो किसको बनाया गया है ये? तो ये बनाया गया है जगदीप धनखड़ साहब को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो ध्यान दीजिएगा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के एक्स ऑफिशियो चांसलर बने हैं। कौन है ये? जगदीप धनखड़ साहब, ठीक है। जगदीप धनखड़ साहब जो है एक्स ऑफिशियो चांसलर बने हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पौंड जो है वो डीप है ना, पौंड है जो है वो डीप है, तो डीप से क्या याद रखेंगे? जगदीप, ठीक है। डीप इनके नाम में ना, जगदीप साहब के नाम में है डीप, देखिए डीप, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के पौंड कैसा है? पौंड डीप है, ठीक है। पौंड डीप है, ठीक है। डीप से याद, पौंड डीप है, डीप से याद रखेंगे जगदीप धनखड़ साहब। और कहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं एक्स ऑफिशियो चांसलर? तो पौंड के पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। कुछ बातें अब पौंडीचेरी के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले पौंडीचेरी में अपना जो है सिक्का जमाया था, ठीक है। फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ वो 1674 से 1954 तक शुरू हुआ था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1674 में फ्रैंकोस मार्टिन ने फ्रेंच आउटपोस्ट स्टैब्लिश की थी पौंडीचेरी में, ठीक है। तो पौंडीचेरी में सबसे पहले फ्रेंच का सिक्का जमा था, ठीक है, 1674 में, ठीक है। उसके बाद और आए थे, उसके बाद फ्रैंकोस मार्टिन ने और उनको टाउन को और पोर्ट को वहाँ पे जो है डेवलप किया। उसके बाद ड्यूप्ले साहब आए, ठीक है, और गोडू साहब आए, जो कि यही फ्रेंच गवर्नर्स थे, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया, फ्रांस पौंडीचेरी को डेवलप किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जो 1742 से 52 तक गवर्नर चार्ल्स मार्कीज आए थे, ठीक है। और ये क्या किए, इन्होंने जो है अपनी धाक बढ़ाने की कोशिश की थी मुगल अथॉरिटीज़ के साथ, और लेकिन उसमें क्या हुआ था, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स में आ गए थे मुगल अथॉरिटीज़ और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है, अच्छा बीच में 1752 से 1761 तक जो थे चार्ल्स गोडू साहब थे, जो कि इंटरनल डेवलपमेंट और ट्रेड पे ध्यान दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ईयर है कि 1761 से 1763 तक जो है ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था पौंडीचेरी को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ब्रिटिश ने 2 बार कैप्चर किया है पौंडीचेरी को, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्रांस वो पौंडीचेरी जो है वो कभी भी ब्रिटिश के कब्जे में नहीं था, पर दो बार कब्जे में आया था और दोनों ही बार उन्होंने फ्रांस को वापस कर दिया था। कब आया था? तो पहली बार 7 ईयर्स वॉर में आया था, फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर ये फ्रांस को वापस कर दिया गया था 1763 में, ठीक है। 7 ईयर्स वॉर हुआ था, 1740s में शायद शुरू हुआ था ये एक्चुअली
कार्नेटिक वॉर्स की पार्ट है, ठीक है, कार्नेटिक वॉर्स की बात है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हिस्ट्री हो जाएगा, इतना नहीं बताना है, ठीक है। तो 1740s में क्या हुआ था, कार्नेटिक वॉर्स लड़े गए थे बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है। तो जब ये कार्नेटिक वॉर एंड हुआ तो ये लौटा दिया गया ब्रिटिश ने पौंडीचेरी जो एक्वायर किया था वो लौटा दिया था फ्रांस को, ठीक है, 1763 में, ठीक है। उसके बाद 1763 से 1803 तक सब कुछ शांत रहा, सब लोग अपना इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पे काम करने लगे, ठीक है। फिर 1803 से 1815 तक फिर से ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स, ठीक है। नेपोलियन के वॉर्स, उस समय नेपोलियन चरम सीमा पे थे यूरोप में, ठीक है, अपनी चरम सीमा पे थे, एकदम वर्ल्ड को जीतने निकले थे, ठीक है। और फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1815 में, जिसकी वजह से ये फ्रांस को फिर रेस्टोर कर दिया गया था पौंडीचेरी, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पौंडीचेरी जो है 2 बार ब्रिटिश के कब्जे में आया था और दोनों ही बार लौटा दिया गया था, ठीक है। और इंडिया में कब इंक्लूड हुआ, तो इंडिया में 1954 में ये इंक्लूड हुआ था, ठीक है। फ्रेंच सरेंडर पौंडीचेरी टू इंडिया विद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी मार्किंग द एंड ऑफ फ्रेंच कॉलोनियल रूल, तो मतलब 1954 में ये आए थे, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि 1947-48 जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब नहीं आया था, उसके 6-7 साल बाद 1954 में जो है फ्रेंच ने सरेंडर किया था, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि 2006 में जो है पुडुचेरी नाम बदल दिया गया था, मतलब पौंडीचेरी से नाम रख के पुडुचेरी कर दिया गया था टू रिफ्लेक्ट इट्स तमिल हेरिटेज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री की बातें हो गई पौंडीचेरी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वेयर वॉज द न्यू डिज़ाइन एंड टेस्ट फैसिलिटी एट एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लॉन्च, ठीक है। तो कहाँ पे नई डिज़ाइन और टेस्टिंग फैसिलिटी किसकी, एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की लॉन्च की गई है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, और लास्ट ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। तो कहाँ पे नई डिज़ाइन और टेस्ट फैसिलिटी ऑफ एरो इंजन रिसर्च एंड ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। तो डिफेंस सेक्रेटरी साहब हैं श्री गिरधर अरमाने, उन्होंने लॉन्च किया था नई डिज़ाइन एंड टेस्ट फैसिलिटी एट एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। ध्यान दीजिएगा ये एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर किसका है, तो ये हॉल का है, हॉल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो बेंगलुरु में ये लॉन्च इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा बेंगलुरु में ये इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। या कैसे याद रखेंगे, बेंगलुरु में जो है ये इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, बेंगलुरु में ये इनॉग्रेट किया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ बातें हम लोग बैंगलोर के बारे में देख लेते हैं। तो बैंगलोर जो है कैपिटल है कर्नाटका की, आप जानते हैं, ठीक है, कर्नाटका की कैपिटल है। बैंगलोर को फाउंडर कौन थे, तो बैंगलोर के फाउंडर थे केम्पे गौड़ा साहब, ठीक है, जिनके नाम से यहाँ का एयरपोर्ट भी है, ठीक है, केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो केम्पे गौड़ा जी ने जो है, केम्पे गौड़ा साहब, उन्होंने बैंगलोर को फाउंड किया था 1537 में, ठीक है, 1537 में। ये जानते हैं आपकी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बैंगलोर सिटी हमारा, ठीक है। इसको गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गार्डन सिटी के भी नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटी ऑफ 1000 लेक्स के भी नाम से जाना जाता है। हालांकि अब जो अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हो गया उसकी वजह से कई लेक्स जो है वहाँ पे आग निकली है, कहीं पे लेक्स पूरा ओवर एंक्रोच कर लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बेहतरीन जो लेक है वो है उलसूर लेक, ठीक है, उलसूर लेक यहीं कर्नाटका में, ठीक है। कौन कौन से लेक्स हैं, उलसूर लेक, संके टैंक, हेब्बल और माडीवाला, ये 4 इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे लेक्स हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें उलसूर लेक है, ठीक है, उलसूर लेक है। एक बेलंदूर लेक है, वहाँ से अभी थोड़े दिन पहले ही आग निकलने की बात हुई थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो केमिकल्स थे आपस में इतना फोम कर गए थे कि उससे आग निकलने लग गई थी, ठीक है। सिटी के बीच में, बैंगलोर के बीच में अक्रावती रिवर बहती है, ठीक है, अर्कावती रिवर जो है बैंगलोर सिटी में बीच से बहती है, ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, ठीक है, कावेरी की ये ट्रिब्यूटरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए बैंगलोर रिवर से बैंगलोर सिटी से कौन सी रिवर गुजरती है, तो याद रखिएगा अर्कावती रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, ठीक है। कावेरी जो है कोगाड़ू कर्नाटका से इसका उद्गम है, इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो ये कहाँ से गुजरती है, इसकी ट्रिब्यूटरी जो अर्कावती है ये बैंगलोर से गुजरती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हम लोग ने बैंगलोर के बारे में देख ली। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा केम्पे गौड़ा यहाँ के फाउंडर थे, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, गार्डन सिटी भी है, और क्या है, सिटी ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है, सिटी ऑफ 1000 लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, सिटी ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बुक से संबंधित, तो आपको बताना है
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, ठीक है। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा के जो लेखक हैं, उस किताब के लेखक हैं, आपको उनका नाम बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है अरुंधति रॉय, सेकंड ऑप्शन है माधव गोडबोले, थर्ड ऑप्शन है चेतन भगत और लास्ट ऑप्शन है शशि थरूर, ठीक है। तो इन चारों में से किसने द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा लिखी है, ठीक है, ये बुक लिखी है। तो साथियों इसका सही आंसर है माधव गोडबोले ने लिखी है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो राम जी हमारे गॉड हैं, ठीक है, प्रभु श्री राम हमारे गॉड हैं, ठीक है। इनका अभी 22 जनवरी को जो है अयोध्या में, आपको पता ही होगा, मंदिर में उद्घाटन है, ठीक है। उस दिन हम लोग सब लोग मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा किसने लिखी है, माधव गोडबोले ने लिखी है। कैसे याद रखेंगे, राम जी जो है प्रभु श्री राम है, हमारे गॉड है, ठीक है, हमारे वो गॉड है, ठीक है। तो गॉड से याद रखेंगे गोडबोले, ठीक है, गॉड बोले, ठीक है, गॉड बोले, ठीक है। कौन बोले, गॉड बोले, कौन है गॉड, तो प्रभु श्री राम हमारे गॉड है, ठीक है, प्रभु श्री राम हमारे गॉड हैं। तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा जो है गोडबोले ने लिखी है, माधव गोडबोले साहब ने ये लिखी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ विमेन अमंग आयुष्मान कार्ड होल्डर्स अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार जो विमेन आयुष्मान कार्ड होल्डर्स हैं उनका परसेंटेज कितना है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो महिला आयुष्मान कार्ड होल्डर्स हैं उनका आपको प्रतिशत बताना है कितना है हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी ये जो है आंकड़े अभी हाल ही में जारी किए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है यही, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 39%, सेकेंड ऑप्शन है 49%, थर्ड ऑप्शन है 59% और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए 69%, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है 69%। तो आपको ये बताना है कितने आयुष्मान जो आयुष्मान भारत है उसके अंतर्गत जो महिला आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उनका प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 49%, ठीक है। तो विमेन मेकअप अबाउट 49% ऑफ आयुष्मान कार्ड्स, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार जो आयुष्मान कार्ड्स हैं वो जो महिला धारक हैं आयुष्मान कार्ड्स की वो 49% है, 49% है, ठीक है। तो अब आयुष्मान कार्ड की बात हुई है तो जाहिर है कि हम लोग आयुष्मान भारत के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं आयुष्मान भारत से रिलेटेड। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, कभी कभी इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, कभी कभी आयुष्मान भारत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ केयर प्रोग्राम है, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोग्राम है। कब लॉन्च किया गया था तो 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, 18 में ये लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा कब लॉन्च किया गया था, तो 2018 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका कवरेज क्या है, तो कवरेज है 50 करोड़ इंडिविजुअल्स, ठीक है, बॉटम 40% ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा के अंतर्गत जो भी बीपीएल फैमिलीज हैं, बीपीएल पॉपुलेशन है, उनको जो है इसका ट्रीटमेंट कवरेज दिया जाएगा, ठीक है। हु इज कवर्ड, जो भी फैमिलीज हैं बिलो पॉवर्टी लाइन एंड आइडेंटिफाइड एज डिप्राइव्ड इन रूरल एरियाज, हाउस होल्ड आइडेंटिफाइज एज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो जो डिप्राइव्ड फैमिलीज हैं, डिप्राइव्ड लोग हैं रूरल एरियाज में उनको, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है अर्बन एरिया में उनको ये कवरेज दिया जाएगा, हेल्थ केयर प्रोग्राम का ये कवरेज दिया जाएगा, ठीक है। जो बीपीएल में उनको तो दिया ही जाएगा, और जो डिप्राइव्ड है रूरल एरियाज में और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अर्बन एरियाज में है उनको इसकी कवरेज दी जाएगी, ठीक है। आयुष्मान भारत के अंदर वो लोग कवर होंगे, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या है, बेनिफिट्स आपको पता होगा, कैशलेस और पेपरलेस ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, कैशलेस और पेपरलेस ट्रीटमेंट कितने तक का, तो 5 लाख तक का, ठीक है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ठीक है, पर फैमिली है, पर इंडिविजुअल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पर फैमिली पर ईयर, हर साल, ठीक है, हर साल 5 लाख रुपए पर फैमिली पे ये जो है हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज जो है सरकार वहन करेगी, ठीक है। एडिशनल कवरेज किस चीज़ का है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो कि 3 दिन का होगा, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो 3 दिन का एक्सपेंस है, और जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिन का एक्सपेंस है। मान लीजिए किसी की कोई सर्जरी होती है, उसके बाद उसको हॉस्पिटल में ही रखा जाता है, मतलब आगे चीज़ें मॉनिटर करने के लिए, तो उस चीज़ को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं, और उसका 15 दिन का जो एक्सपेंस होता है वो भी इसको इस स्कीम के अंदर वहन किया जाता है, ठीक है। कितने प्रोसीजर्स हैं लगभग, तो 1450 पैकेजेस जो है फॉर सर्जरीज, ट्रीटमेंट्स एंड डायग्नोस्टिक्स इसके अंदर कवर है, ठीक है। ये फैमिली फ्लोटर प्रोग्राम है, ठीक है, एक ही फैमिली के अंदर सारे लोग जो है इसको जो हेल्थ केयर प्रोग्राम है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आरोग्य मित्र बनाए गए हैं, ठीक है। अगर आप कभी जाएंगे हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तो क्या होगा, आरोग्य मित्र आपको बताएंगे आपका जो है
आपके लिए टोकन बनाएंगे, आपके लिए मतलब पूरा प्रिस्क्रिप्शन पर्चे वर्चे बनाएंगे, जो भी आपके लिए डायग्नोज होना है, ओपीडी का पर्चा होगा, जैसा भी पर्चे होंगे जो भी होंगे उनके लिए आरोग्य मित्र आपकी सहायता करेंगे। और आईटी प्लेटफॉर्म होगा जिसके चलते आप लोग को आपकी रिपोर्ट जो है ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं किससे रिलेटेड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड। ठीक है, याद रखना है 2018 में आई थी, हेल्थ मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है। ठीक है, कवरेज किसका किसका है, तो SECC डेटा जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा यूज़ किया जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अर्बन एरियाज़ में है और डिप्राइव्ड रूरल एरियाज़ में उनको 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, प्री हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन का, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिन का। ठीक है, कितने पैकेजेस सर्जरीज, कितने पैकेजेस हैं, मतलब पैकेजेस में कितनी चीज़ें हैं, तो 1450 चीज़ें हैं, सर्जरीज होंगी, ट्रीटमेंट्स होंगे और डायग्नोस्टिक्स होंगे। ठीक है, आईटी प्लेटफॉर्म है, फैमिली फ्लोटर प्रोग्राम भी है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच गवर्नमेंट लॉन्च प्रजा पालना प्रोग्राम। ठीक है, प्रजा पालना प्रोग्राम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, विच गवर्नमेंट लॉन्च प्रजा पालना प्रोग्राम। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका और लास्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रजा पालना प्रोग्राम, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने लॉन्च किया है प्रजा पालना प्रोग्राम टू एड्रेस गवर्नमेंट नीड्स। ठीक है, सॉरी, टू एड्रेस सिटीजन्स नीड्स। ठीक है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रजा कैसे पालेंगे, गाना गा के पालना है। ठीक है, प्रजा को कैसे पालना है, तो गाना गा के पालना है, गाना से याद रखेंगे तेलंगाना। ठीक है, प्रजा को कैसे पालना है साथियों, तो प्रजा को गाना गा के पालना है। ठीक है, प्रजा को गाना गा के पालना है, तो ये तेलंगाना की इनिशिएटिव है प्रजा पालना प्रोग्राम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट है साथियों ऑब्ituary से रिलेटेड, तो आपको बताना है कि हु इज रिफर्ड एज फाउंडिंग फादर ऑफ यूरोपियन यूनियन सिंगल करेंसी प्रोजेक्ट हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 1898। सॉरी, ठीक है, तो वो कौन है जिनको यूरोपियन यूनियन का सिंगल करेंसी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिनकी अभी हाल ही में 98 साल की उम्र में निधन हो गया था। ठीक है, तो बस आप ऐसे ही पासिंग न्यूज़ है, ये एक बार देख लीजिएगा, अगर एग्जाम में वैसे तो पूछा नहीं जाना है। ठीक है, अगर पूछा जाता है तो आपको एक्यूरेसी के साथ ये अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जीन मोने, सेकेंड ऑप्शन है जॉक्स चिराग, थर्ड ऑप्शन है जैक्स डेलार्स और लास्ट ऑप्शन है हेलमुट कोल। ठीक है, तो इन चारों में से कौन है यूरोपियन यूनियन के सिंगल करेंसी प्रोजेक्ट के फाउंडिंग फादर। ठीक है, तो ये क्या था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूरे यूरोपियन यूनियन में सिंगल करेंसी लॉन्च की थी, यूरो। ठीक है, इन्होंने सिंगल करेंसी लॉन्च की थी यूरोपियन यूनियन में, यूरो। ठीक है, इन्हीं की इनिशिएटिव थे, तो इन्हीं का नाम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इनका नाम है साथियों ऑप्शन सी जैक्स डेलार्स। ठीक है, जैक्स डेलार्स जो है फाउंडिंग फादर है कहाँ के, यूरोपियन यूनियन सिंगल करेंसी प्रोजेक्ट के। ठीक है, सिंगल करेंसी प्रोजेक्ट के कौन है, तो जैक्स डेलार्स, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, डेथ हो गई 98 में। ठीक है, सिंगल करेंसी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंगल करेंसी डे। ठीक है, डे से याद रखिएगा डेलॉर्स। ठीक है, बस इतना याद रखना है, वहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आराम से आप टिक कर लेंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सिंगल करेंसी डे। ठीक है, सिंगल करेंसी डे से याद रखेंगे डेलोर्स। ठीक है, डेलॉर्स। ठीक है, जैक्स डेलार्स। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु इज स्पीयर हेडिंग अ फंड रेजिंग राउंड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विद महिंद्रा ग्रुप। तो महिंद्रा ग्रुप के साथ कौन फंड रेज कर रहा है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए महिंद्रा ग्रुप के साथ कौन फंड रेज कर रहा है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और लास्ट ऑप्शन है ब्रिक्स बैंक। ठीक है, तो इन चारों में से कौन जो है महिंद्रा ग्रुप के साथ मिलकर फंड रेज कर रहा है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है 2500 करोड़ के लिए फंड रेज कर रहा है, फंड रेजिंग कर रहा है अराउंड 2500 करोड़ फॉर सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सपोर्टेड बाय महिंद्रा ग्रुप। ठीक है, इन दिस इनिशिएटिव वेरियस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल आल्सो बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इन्वेस्टमेंट जो है फंड रेज कर रहा है किसके साथ, महिंद्रा ग्रुप के साथ, किस चीज़ के लिए, सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी के लिए महिंद्रा ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, फंड रेज किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे,
सस्ता, ठीक है, सस्ता, ठीक है, सस्ता एनर्जी जो है, सस्ता एनर्जी जो है उसमें महीने भर में ऐब आया, ठीक है, महीने भर में क्या हो गया, ऐब आ गया, ठीक है, महीने भर में सस्ती एनर्जी कहीं से ली थी, ठीक है, वहाँ महीने भर में ऐब आ गया। ऐब जानते हैं, ऐब मतलब क्या कहते हैं ऐब को, कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है, ऐब आ गया, ठीक है, सस्ता एनर्जी में महीने भर में ही डिफेक्ट आ गया, ठीक है। सस्ता एनर्जी से याद रखेंगे सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी, और महीने भर में ही ऐब आ गया, याद रखेंगे, महीने से याद रखेंगे महिंद्रा ग्रुप, ठीक है, महिंद्रा ग्रुप याद रखेंगे, और ऐब से याद रखेंगे AIIB, ठीक है, ऐब है ना, हम लोग ऐब अगर लिखेंगे तो यही ऐसे ही तो लिखेंगे AIIB, ठीक है, AIIB, ठीक है। तो सस्ता एनर्जी लिया था इसलिए महीने भर में ऐब आ गया, ठीक है, महीने भर में उसमें डिफेक्ट आ गया, ठीक है। तो सस्ता एनर्जी से याद रखेंगे सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। अगर आपसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जाता है ना क्वेश्चन की सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको पूरी ये लाइन याद रखने की सस्ता एनर्जी में क्या हुआ था कि महीने भर में ही ऐप आ गया था, ठीक है। सस्ता एनर्जी से क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। महीने से क्या रखेंगे, महिंद्रा ग्रुप, और ऐप से क्या रखेंगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे हम लोग, ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो वो इस ट्रिक के माध्यम से सस्ता एनर्जी महीने भर में ऐप दे देता है, या सस्ता एनर्जी लिए थे इसलिए महीने भर में ऐप आ गया, तो इससे याद रखेंगे, ठीक है। महीने से याद रखेंगे महिंद्रा ग्रुप, ऐप से याद रखेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और सस्ता एनर्जी क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, सस्ता एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है साथियों। अब हम लोग कुछ बातें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग कुछ बातें एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड देखेंगे। तो ये 2016 में आया था एग्जिस्टेंस में, ठीक है, फाउंडेड बाय 57 मेंबर कंट्रीज प्राइमरीली इन एशिया एंड बियॉन्ड विद द मिशन ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन एशिया एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये जो है फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आया था, AIIB, ठीक है, AIIB आया था, ठीक है। कब आया था, 2016 में, याद रखिएगा 2016 में। कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं कि कौन कौन कब फॉर्म हुआ, जैसे आपको दे देंगे वर्ल्ड बैंक एक साइड में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, और सबके ईयर्स दे देंगे 1945, 1948, जो जो भी ईयर होंगे, 2014, 2016, ऐसे करके आपके सामने दे देंगे। तो आपको याद रखना है AIB जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, वो 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें इंडिया भी था फाउंडिंग मेंबर, ठीक है, इंडिया भी था फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है, याद रखिएगा बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है, बीजिंग चाइना में, ठीक है। इसकी जो कैपिटलाइजेशन थी वो $100 बिलियन थी, ठीक है, $100 बिलियन थी, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस देख लेते हैं एज ऑफ दिसंबर 2023, ठीक है। तो चाइना सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है इसका, ठीक है, चाइना के पास बहुत पैसा है, ठीक है। चेक बुक डिप्लोमेसी आजकल बहुत करता है। चेक बुक डिप्लोमेसी क्या है, सबको पैसे के दम पे खरीदने में तुला हुआ है, ठीक है, ठीक है। इनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थी जो अभी हाल ही में इटली ने छोड़ी है, ठीक है, हाल ही में इटली ने BRI को जो है ड्रॉप करने का प्लान बना लिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वैसी मतलब देखने में तो बहुत अच्छी लगती है पर बहुत ही डेट्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम्बनटोटा एयरपोर्ट था श्रीलंका का, वो काफ़ी डेट में आ गए थे, इसीलिए उनको ये हम्बनटोटा एयरपोर्ट जो है लीज पे देना पड़ गया, 99 ईयर्स लीज पे देना पड़ गया श्रीलंका को, ठीक है। तो इनकी बहुत ही जो डिमांड्स होती हैं, जो इनके जो फाइनेंसिंग्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के, BRI के, बहुत ही ज़्यादा माउंटिंग डेट्स जो है दे आते हैं। इसकी वजह से BRI जो है इटली ने छोड़ने का प्लान, इटली ने BRI छोड़ने का प्लान बना लिया है, ठीक है। खैर ये मेंबर, यहाँ पे ये बात नहीं है। यहाँ पे ये देख लेना आपको AIB की मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो चाइना है जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनका 30% कंट्रीब्यूशन है। सेकंड नंबर पे देखिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया का कितना है, 8% कंट्रीब्यूशन है। रशिया का देखिए 6% है, ठीक है। जर्मनी का 4.5% है, ठीक है। जर्मनी को इंक्लूड करने का ये यहाँ पे मकसद था कि यही देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ एशियन कंट्रीज़ ही मेंबर हैं इसकी, ठीक है। एशियन कंट्रीज़ ही इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, बल्कि जर्मनी जो कि यूरोपियन कंट्री है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में, ठीक है। और 6 नंबर पे, जो 6 नंबर इंक्लूड नहीं किया गया, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो देखिए कई कंट्रीज इसमें क्रॉस
एशिया यूरोप जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। और इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है दिया है 8% का, ठीक है, 8% का एज ऑफ दिसंबर 2023। इसके बाद कोई चेंज होता है तो आपको हम बताएंगे। यहाँ के लिए आज के लिए इतना ही जो है जान लीजिए आप कि इंडिया जो है सेकेंड बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, ठीक है। और जर्मनी जो है मतलब अक्रॉस अक्रॉस एशिया यूरोपियन कंट्री है जिसने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। कब आया था ये? तो 2016 में आया था। 57 मेंबर कंट्रीज थी। इंडिया फाउंडिंग मेंबर था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसमें जो है सेकेंड नंबर पे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है 8% का, ठीक है, 8% का, ठीक है। $8.52 बिलियन जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंट्री रिसीव्ड द फर्स्ट एवर रूपी पेमेंट फ्रॉम इंडिया फॉर द परचेज ऑफ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के परचेज में किस कंट्री ने सबसे पहला रूपी पेमेंट एक्सेप्ट किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, सेकेंड ऑप्शन है यूएई, थर्ड ऑप्शन है ईरान और लास्ट ऑप्शन है इराक, ठीक है। तो ये इन चारों में से किस कंट्री ने रूपी पेमेंट एक्सेप्ट किया है क्रूड ऑयल के बदले, ठीक है। तो इसका सही आंसर है यूएई ने, ठीक है। तो यूएई ने पहला रुपी पेमेंट एक्सेप्ट किया है फॉर द परचेज ऑफ क्रूड ऑयल, मतलब पहला रुपी पेमेंट रिसीव किया है इंडिया की तरफ से इन एक्सचेंज ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। तो क्रूड ऑयल के एक्सचेंज में किसने सबसे पहला रुपी पेमेंट एक्सेप्ट किया है? तो यूएई ने किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा एई साहब ने पहला जो है, एई साहब जानते हैं ना, एई असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, जेई एई, ठीक है। एई ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। एई साहब जो है उन्होंने रुपी एक्सेप्ट किया है किसके बदले? क्रूड ऑयल के बदले, ठीक है, क्रूड ऑयल के बदले। एई से याद रखेंगे यूएई, ठीक है, यूएई, ठीक है, एई से याद रखेंगे यूएई, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंपनी हैज़ इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द बिड फॉर बीकानेर नीमराना ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो बीकानेर नीमराना ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में किस कंपनी को जो है सफलता हासिल हुई है, किस कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रिलायंस पावर, सेकेंड ऑप्शन है टाटा पावर, थर्ड ऑप्शन है अदानी पावर और लास्ट ऑप्शन है एनटीपीसी, ठीक है। आपको ये बताना है कि कौन कंपनी जो है वो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट देखेगी बीकानेर निमराना का, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टाटा पावर, ठीक है। तो टाटा पावर को ये जो है बीकानेर निमराना ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का टेंडर मिल गया है। अब वो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कौन करेगा? टाटा पावर, ठीक है। टाटा पावर जो है बीकानेर निमराना प्रोजेक्ट में जो है सफल साबित हुए, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा कौन, तो याद रखिएगा जो बिका नहीं उसको टाटा कहना पड़ेगा, ठीक है। जो बिका नहीं उसको टाटा कहना पड़ेगा, ठीक है। जो भी सामान बिकेगा नहीं उसको टाटा कहना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बिका से याद रखेंगे बीकानेर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, और कौन ये देख रहा है? तो टाटा पावर ये देख रहा है, ठीक है, टाटा पावर। तो याद रखिएगा जो भी बिका नहीं उसको टाटा बोलना पड़ेगा, ठीक है। जो बिका नहीं वो टाटा, उसको टाटा बोलना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच बैंक्स हैव रिफर्ड एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो किन बैंक्स को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के जो है रिकॉग्निशन मिला है आरबीआई द्वारा, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। थर्ड ऑप्शन है आपके, सेकेंड ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो इन चारों में से किस ऑप्शन को जो है आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया है एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है। इन बैंक से क्या मतलब होता है? मतलब अगर ये बैंक्स फेल हो जाते हैं तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। दे आर टू गुड टू कोलैप्स, ठीक है। ये इतना टू बिग टू कोलैप्स, ठीक है, टू बिग टू फेल वाले ये बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो है बेसल नॉर्म्स आप जानते होंगे, बेसल फ्रेमवर्क, वो क्या जारी करता है? वो लिस्ट में इंपॉर्टेंट बैंक्स को जारी करता है। लिस्ट वो इंटरनेशनल लेवल पे जो बैंक्स को रिकॉग्नाइज करता है कि उनके अगर वो बैंक्स फेल हो गए तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड रिसेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्हीं से थोड़ा सा प्रेरणा लेते हुए, इंस्पायर्ड होते हुए आरबीआई अपना डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट निकालता है। और उसमें जो है जो तीन इंपॉर्टेंट, सबसे तीन महत्वपूर्ण सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं वो है ऑप्शन सी,
ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक, ठीक है। तो याद रखेगा हिस बैंक, ठीक है, हिस बैंक, ठीक है, HIS, ठीक है। H से याद रखेंगे HDFC, I से याद रखेंगे ICICI और S से याद रखेंगे SBI, ठीक है। HDFC, ICICI और SBI, ठीक है। तो ये 3 बैंक्स हैं जो कि डोमेस्टिक में सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं बाय RBI, ठीक है। अब इसमें इनकी कुछ इसमें क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो देख लेते हैं। तो बकेट 5 में कोई डेजिग्नेशन नहीं है। बकेट 4 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रखा गया है। बैंक 2 में HDFC बैंक को रखा गया है और बकेट 2 में HDFC बैंक को रखा गया है और बकेट 1 में ICICI बैंक को रखा गया है। अगर आपसे बहुत डीपली पूछ ले कि कौन सा बकेट में कौन सा बैंक है, तो आपको याद रखना है बकेट 4 में कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बकेट 2 में कौन है, HDFC बैंक है और बकेट 1 में कौन है, ICICI बैंक है, ठीक है। कौन कौन है, बकेट 1 में ICICI बैंक, बकेट 2 में HDFC बैंक और बकेट 4 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बकेट 5 और 3 में कोई भी बैंक नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आज का 30 दिसंबर 2023 का डेली करंट अफेयर्स का यहाँ एनालिसिस समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो भी स्टैटिक चीज़ें बताई गई हैं वो अच्छी लगी होंगी और जो भी ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा आपको चीज़ें स्मूथ करने की जो कोशिश है आपको वो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, इसी से हमको मदद मिलेगी और जो भी आगे आने वाले वीडियोज़ होंगे उनको हम आपके लिए ऑप्टिमाइज़ करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है साथियों। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साथियों खूब मेहनत करते रहिएगा, जल्दी सफल होइए, जल्दी अपने मम्मी पापा को एक क्वालिटी लाइफ दीजिए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।